नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय। आज हमारी व्याकरण शास्त्र की जो क्लास होगी, उस क्लास के अंदर हमने अभी जो हमारे टॉपिक चल रहा है, पहले पिछला भी बकाया है कुछ, वो था वर्ण विचार। वर्ण विचार के बारे में अपन पढ़ रहे थे कि वर्ण क्या चीज़ है, ये हमने समझा है। हमने वर्णों की परिभाषा पढ़ी है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णों के भेद पढ़े हैं, और उसके अंदर हमने स्पर्श जो वर्ण था वो हमने पढ़ लिया। स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श जो होते हैं स्वर हैं, तो जो पहले हम स्वरों की स्पर्श आज पढ़ेंगे। हम स्वर कितने हैं ये हमने पढ़ा है कि स्वर के संस्कृत में 9 भेद होते हैं, 9 अलग अलग प्रकार के स्वर हैं। उन 9 स्वरों में जो मूल स्वरों की संख्या होगी वो होती है 5। मूल स्वर कितने कहलाते हैं? 5, और कुल मिलाकर के स्वरों की संख्या होती है अपने संस्कृत में 9 होती है स्वरों की संख्या। ये ध्यान रखना हमें। अगर संस्कृत में पूछे स्वरों की संख्या कितनी है तो 9 होती है, और मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 5 होती है। बाकी जो 4 स्वर हैं वो मूल स्वरों को जोड़कर ही बनाए गए हैं, वो होते हैं मिश्रित स्वर। वो क्या होते हैं? मिश्रित स्वर होते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण देखो, स्वरों का दूसरा नाम होता है अच। स्वरों को अच इसलिए कहते हैं क्योंकि महेश्वरी सूत्र में जो अच प्रत्याहार होता है, ऐसे लगा करके अयोच के चक होता है, तो वहां तक का जो प्रत्याहार होता है वो होता है अच प्रत्याहार, इसलिए उनका नाम होता है अच। आज हम पढ़ रहे हैं हल। व्यंजनों को हल कहते हैं। व्यंजनों को हल क्यों कहते हैं? पहली चीज तो ये, क्योंकि अगर ये भाई हम बोल रहे हैं व्यंजन हल, अब ये बार बार में चलो व्यंजन हल आप याद भी कर रहे हैं, लेकिन इनको हल क्यों कहते हैं? ये नहीं इनके हलंत लगने के कारण हल कहते हैं, गलत है। कई बार देखा मैंने, ऐसे पूछता है विद्यार्थी कि इनको हल क्यों कहते हैं, और उत्तर क्या बताया जा रहा है कि इनके हलंत लगने के कारण इनको हल कहते हैं। ये अधूरा उत्तर है, ये संतुष्टि प्रदान करने वाला उत्तर नहीं है। व्यंजनों को हलंत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये महेश्वरी सूत्र के हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। हैसे लगाकर लय तक हम सूत्र पढ़ेंगे महेश्वरी अगले टॉपिक में, तो वहाँ लेकिन आप पहले पढ़ भी चुके संधि के अंदर। हैसे लगाकर लय तक जितने वर्ण होंगे वो 33 है, तो हैसे लगाकर जो लय तक जितने वर्ण होंगे वो क्या कहलाएंगे? व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। इसलिए इनको कहते हैं हल। ऐसे लगा के चैतक जो वर्ण हैं वो होते हैं स्वर, क्योंकि उनका नाम ही क्या है? अच। तो अच में जो आते हैं वो स्वर अच हो गए, और जो व्यंजन में आते हैं वो हल व्यंजन हो गए, उन्हें बोलते हैं हल। उन्हें क्या बोलते हैं? हल। हैसे लगाकर लय तक आने के कारण हयरवट के हैसे आता है, और लास्ट में 14 नंबर का सूत्र है महेश्वरी सूत्र, वो होता है हल। तो हल में लास्ट में क्या बचेगा? लय। शुरू कहाँ से हो रहा है? हयरवट के हैसे शुरू होके हल के लय तक जितने वर्ण हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। अब आप समझ चुके व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, और व्यंजनों को हल क्यों कहते हैं। हलंत लगने के कारण हल नहीं कहते हैं। व्यंजनों को हल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हल प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाते हैं, हैसे लगाकर लय तक आते हैं, इसलिए हम व्यंजनों को क्या कहते हैं? हल भी कहते हैं। अब बताएं कि हल क्या चीज है। ये देखो आप, जब किसी ध्वनि का उच्चारण करने पर फेफड़ों से उठी हुई, हम जब बोलते हैं कोई ध्वनि निकालते हैं तो हमारी जो वायु प्रारंभ होती है वो किसी हाथ से वायु स्टार्ट नहीं होती है, पैर से वायु स्टार्ट नहीं होती है, या जब बोलते हैं तो वायु सिर से स्टार्ट, नाक से, कान से नहीं। हमारी वायु शुरू कहाँ से होती है? फेफड़ों से। कभी देखा आपने किसी आदमी की पैर से वायु स्टार्ट होती है? नहीं, पैर से कभी वायु मुंह तक नहीं आती है, सिर से कभी वायु मुंह तक नहीं आती है, कान से वायु मुंह तक नहीं आती है। वायु मुंह तक कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे अंदर हमारी खुद की वायु जो होगी वो फेफड़ों से शुरू होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी? फेफड़ों से। तो ये बताया गया है कि किसी ध्वनि का उच्चारण करने पर फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायुमुख
उठी हुई श्वास वायु मुख से किसी अवरोध, किसी रुकावट, किसी बाधा, संघर्ष के बाद, इतने संघर्ष पार करने के बाद, या तो कोई अवरोध हो रहा है या कोई रुकावट हो रही है या बाधा या संघर्ष, इन सब के बाद मुख से बाहर निकलती है तो वह ध्वनि व्यंजन कहलाती है। तो वो ध्वनि क्या कहलाती है? व्यंजन। ये व्यंजन की परिभाषा है। जब हमारी फेफड़ों की वायु हमारे मुंह तक आती है तो उसके बीच में उसको कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है, कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन सभी सामनाओं के बाद, इन सभी बाधाओं के बाद जब वायु मुंह तक आती है और ध्वनि मुंह से निकलती है तो उस ध्वनि को क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। उस ध्वनि को क्या बोलते हैं? व्यंजन ध्वनि कहलाती है। इसकी परिभाषा क्लियर और साफ सुथरी परिभाषा। अब व्यंजन में एक और देखिए आप, अनवग भवति व्यंजनम। अनवग भवति व्यंजनम का मतलब क्या होता है? कि जो स्वतंत्र नहीं होता है वह व्यंजन होता है। जो स्वतंत्र कौन होते हैं? स्वर। अरे स्वतंत्र कौन होते हैं भाई? स्वतंत्र स्वर होते हैं, लेकिन व्यंजन है वो स्वतंत्र नहीं होते। क्योंकि व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते। क्योंकि व्यंजन, अगर व्यंजनों को वर्णों में शामिल होना है तो उनको स्वरों की सहायता लेनी होगी। तो इसकी परिभाषा देखिए, व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते। ठीक, आगे, अर्थात जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता। बताया मैंने आपको कि व्यंजनों का उच्चारण किसके बिना नहीं हो सकता? व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के बिना नहीं हो सकता। अगर व्यंजनों को उच्चारित होना है तो उनको स्वरों की मदद लेनी ही होगी। व्यंजन कभी भी स्वतंत्र नहीं होते हैं। अपने आप में व्यंजनों को अपनी मर्यादा दिखाने के लिए, व्यंजनों को अपना पावर दिखाने के लिए स्वरों की आवश्यकता होगी, स्वरों की मदद लेनी होगी। आगे, जैसे हम बोल रहे हैं कै, तो कै जब तक इसमें ए नहीं मिलेगा, कै अपना पूर्ण आकार नहीं लेगा। इनको पूर्णता दिखाने के लिए हम बोलते हैं कि इनको पूर्णता दिखाने के लिए किसकी मदद लेनी? किसी न किसी स्वर की। देखो, व्यंजन जरूरी नहीं है कि व्यंजन ए की मदद लेता है, व्यंजन आ की मदद भी ले सकता है। तो का बनेगा? अगर व्यंजन ई की मदद लेता है तो ई वाली मात्रा, मतलब व्यंजन, बात यह है कि व्यंजन जिस स्वर की मदद लेगा, व्यंजन जिस स्वर की मदद लेगा वह मात्रा उस व्यंजन में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। माना कि व्यंजन, यहाँ पर ये कै लगा लिया हमने, और अब अगर ऊ, ह्रस्व ऊ ले रहे हैं तो जो कै में जो मात्रा लगेगी वो ह्रस्व ऊ की लगेगी। तो इस प्रकार जो व्यंजन है वो स्वर के अंदर मिलने के बाद स्वर सा हो जाता है। मतलब बात यह है, कहने का तात्पर्य कि व्यंजन जिस प्रकार की संगति स्वर की करता है, व्यंजन जिस प्रकार की संगति स्वर की करता है, स्वर उसे अपना आकार दे देता है। स्वर उसे अपना आकार देता है। अगर व्यंजन संगति करता है ओ की तो ओ अपना आकार व्यंजन को दे देगा। अगर व्यंजन संगति करता है ऐ की तो ऐ अपना आकार व्यंजन को दे देता है। अगर व्यंजन संगति करता है दीर्घ ई की तो फिर जो दीर्घ ई है वो व्यंजन को अपना आकार दे देता है। इसी प्रकार खैका हो गया इत्यादि। तो ये हम समझ लिया कि व्यंजन क्या चीज होती है, व्यंजन कैसे बोले जाते हैं, व्यंजनों को उच्चारित होने के लिए किनकी आवश्यकता होती है और व्यंजन होते क्या है। व्यंजन क्या होते? अनवग भवति व्यंजन है, अर्थात जो स्वतंत्र नहीं होता है वह व्यंजन होता है। और व्यंजन स्वतंत्र क्यों नहीं होता है? क्योंकि व्यंजनों को प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए स्वरों की मदद लेनी होगी। व्यंजनों को उच्चारित होने के लिए स्वरों की मदद लेनी होगी। आगे, व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें हलंत के साथ लिखा जाता है। अगर हमें शुद्ध व्यंजन वर्ण लिखना है, शुद्ध व्यंजन वर्ण लिखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? हलंत। शुद्ध व्यंजन वर्ण लिखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? हलंत की आवश्यकता होगी। अब हलंत की आवश्यकता होगी, इसके बाद में देखो आप, जैसे लगा रखा आपने कै के हलंत है, खे के हलंत है, चे के हलंत है, टे हलंत लगाने का मतलब होता है इसे व्यंजन का आकार दे देना। अगर हमने इसकी हलंत हटा दिएंगे तो फिर कै व्यंजन नहीं रहेगा, क्योंकि कै में ए है। अगर हमने हलंत लगा दिया, अब कै में ए नहीं है, हमने उस कै में से माइनस का ए कर दिया तो अब ये बच गया। मतलब व्यंजन का असली जो प्रसिद्धि, असली आकार वो ये है।
इसीलिए उन्हें अर्धमात्रिक वर्ण कहा जाता है। व्यंजनों को क्या कहते हैं? अर्धमात्रिक, क्योंकि जैसे हम हलंत लगाएंगे, अब कईयों को ये पता नहीं कि हलंत होता क्या है, उनको बोलते हैं हलंत लगानो तो विसर्ग लगाते हैं, उनको बोलना विसर्ग लगाना है तो हलंत लगाते हैं। मतलब ताज्जुब की बात यह है कि 10th क्लास के अंदर बच्चा आता है, 9th क्लास के अंदर बच्चा आता है, उसे अभी तक यह पता नहीं है कि हलंत क्या होता है और विसर्ग क्या होता है। ये एक चिंतनीय बात है। हलंत का मतलब होता है नीचे जो चिन्ह लगाया गया है, ये हलंत का चिन्ह होता है। इस हलंत का चिन्ह लगाने से मतलब होता है उसे आधा करना। लेकिन हलंत कभी भी स्वरों के नहीं लगता है। अब ये नहीं आप ए को आधा करना हलंत लगा देंगे, ई को आधा करना हलंत, नहीं, हलंत कभी स्वरों के नहीं होता है। हलंत हमेशा व्यंजनों के ही होता है। हलंत हमेशा किसके होता है? व्यंजनों के ही होता है। तो आगे लिखा है व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, व्यंजन आधी मात्रा का। आधी मात्रा का कब होगा? अरे व्यंजन आधी मात्रा का कब होगा? जब व्यंजन के लगाएंगे हम हलंत तो व्यंजन आधी मात्रा का हो जाएगा। और लिखा है व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, कि व्यंजन आधी मात्रा का होता है। व्यंजन आधी मात्रा का होता है। अब एक चीज बीच में ले लेता हूं, चलो मैं, कि भारत के सेनानियों के लिए, भारत के बलिदानियों के लिए, भारत जिस प्रकार से, देखिए सबसे, भारत पूरे विश्व में ऐसा एक देश है जिस पर लगभग 18 बार कई देशों ने, कई मुगलों ने, कई अलग अलग प्रजातियों ने भारत पर हमला किया है। और उसके बाद भी, इतने हमला करने के बाद भी, इतने घाव देने के बाद भी भारत आज पूरे विश्व को अपना लोहा मनवा रहा है। हमें गर्व है अपने देश भारत पर, और इतना घायल करने के बाद भी वापस शेर खड़ा है। चाहे कोई भी देश आक्रमण करो, एक बार तो उसे हिलने नहीं देगा। खतरनाक चीन, खतरनाक चाइना, जो भारत पे बार बार अपनी तीखी प्रक्रिया कर रहा है, अपनी कुटिल चाल चल रहा है। लेकिन जैसे ही भारत, कारण भी देखिए, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने न्यूज़ ली है कि भाई चाइना के अंदर जो सैनिक 32 लाख है, 32 लाख सैनिक है वहाँ पर, 32 लाख जो फौजी हैं, 32 लाख वहाँ की सेना है। चाइना की सेना की गिनती की गई तो लगभग 32 लाख थी। लेकिन भारत की, देखिए आप, भारत की अगर सेना की हम गिनती करेंगे कि भारत में कितनी सेना है, तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि भारत में कितनी सेना है। भारत में सेना की संख्या, भारत में सैनिकों की संख्या, भारत में फौजियों की संख्या, भारत में बलिदानियों की संख्या कितनी होगी? लगभग है 1.25 अरब, 1,35,00,000, 1,40,00,000 के आसपास भारत में सेना की संख्या। इतनी सेना है भारत में, इतनी सेनाएं हैं, इतनी भारत में फौजी हैं, इतने भारत में बलिदानी हैं। कारण है कि इसका भारत में प्रत्येक सैनिक को, भारत में प्रत्येक व्यक्ति को सेना का खिताब दिया है, उसे एक फौजी का खिताब दिया है। क्योंकि जब जब भारत पे आक्रमण होता है तब तब भारत का प्रत्येक 1-2 साल का बच्चा भी चाइना के लिए लड़ने को तैयार होता है। मैंने देखा भी था, जब ये चाइना और टकरार हो रही थी तो फेसबुक में मैंने एक गांव के लगभग 8-8, 9-9 साल के बच्चे देखे थे। मैंने फेसबुक पे देखे थे, मैंने फेसबुक पे देखा कि 8-8, 9-9 साल के 15 बच्चे वो सड़क के किनारे होकर जंगल के रास्ते से जा रहे थे। कुछ सैनिकों ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो? ताज्जुब होगी। तो 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के 15 बच्चे, उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने जवाब दिया कि हमारे देश को चाइना परेशान कर रहा है, हम चाइना से लड़ने जा रहे हैं। गर्व है, भारत का प्रत्येक बच्चा फौजी है। इसलिए भारत में फौजियों की संख्या कितनी होगी? 1,35,00,000, लगभग 1.25 अरब भारत में फौजी हैं। और चाइना के अंदर फौजी कितनी है? 32 लाख। इसीलिए चाइना डर गया, उसने वापस अपने कदम पीछे ले लिए। अब कुछ चीज भारत की सेनानियों के लिए, रोम रोम जिनका भारत की महिमा गाया करता है, रोम रोम जिनका भारत की महिमा गाया करता है, जो सरहद पर हंसकर अपना खून बहाया करता है, जो सरहद पर हंसकर अपना खून बहाया करता है, जो सीने पर अमर तिरंगा, जो सीने पर अमर तिरंगा अपने आज लपेटे हैं, जो सीने पर तिरंगा अपने आज लपेटे हैं, वर्दी का वरदान लिए वो भारत माँ के बेटे हैं, वर्दी का वरदान लिए वो भारत माँ के बेटे हैं। कतरा कतरा देने वाले, अरे कतरा कतरा देने वाले सच्चे हिंदुस्तानी को, कतरा कतरा देने वाले सच्चे हिंदुस्तानी को 100 बार सलामी दूंगा भारत के सेनानी को, 100 बार सलामी दूंगा भारत के सेनानी को। और भारत के सेनानी प्रत्येक भारत का बच्चा है, प्रत्येक भारत का नौजवान है, प्रत्येक भारत की महिला है, प्रत्येक भारत की महिला, प्रत्येक भारत की कन्या, प्रत्येक भारत का नौजवान भारत का सेनानी है। ये हमें गर्व है, हमें अपना गर्व कभी कम नहीं होना है, हमें कभी अपने गर्व को
सही आंकना है। हमें हमारी जो हिम्मत है, हमारी ताकत है, ये अंदरूनी जो कलह है, इसको मिटा करके इस कलह को हम देश की रक्षा के काम में लें, ऐसी हमारी सोच है। आगे, सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित है। हमने पहले बता दिया आपको कि व्यंजन वर्ण को हलंत क्यों कहते हैं, क्योंकि सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित हैं, अतः व्यंजनों को हल भी कहते हैं। व्यंजनों को हल क्यों कहते हैं, क्योंकि व्यंजन हल प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित है। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33। कुल व्यंजन वर्ण कितने हैं, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33 है, जो कि माहेश्वरी सूत्र के हैयरवट सूत्र से, हैयरवट का सूत्र, माहेश्वरी सूत्र में हैयरवट का सूत्र कौन से नंबर का सूत्र है, 5 नंबर का सूत्र है, क्योंकि 4 नंबर तक तो अच प्रत्याहार के सूत्र आ जाते हैं, और 5 नंबर का सूत्र कौन सा है, हैयरवट। तो हैयरवट के है से लगाकर हल का सूत्र कौन सा होगा, हल जो सूत्र है प्रत्याहार है, वो माहेश्वरी सूत्र का 14वां नंबर का सबसे अंतिम सूत्र है लय। तो देखिए, है से लगाकर लय तक प्रत्याहार तक गिने जाते हैं व्यंजन के प्रकार। तो हैयरवट के है से लगाकर हल के लय तक 33 व्यंजन आते हैं, जिन्हें हम हल कहते हैं। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन कितने प्रकार के हैं, मुख्य रूप से व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जो माहेश्वरी सूत्रों में गिने जाते हैं। देखिए, व्यंजनों को माहेश्वरी सूत्र में होने के कारण ही, हल प्रत्याहार में आने के कारण ही उन्हें हल कहते हैं। पहले इनका नाम हल ही था, लेकिन बाद के अंदर सुविधा की दृष्टि से इसका नाम व्यंजन कर दिया गया है। तो व्यंजन वर्ण माहेश्वरी सूत्र में गिने जाते हैं। पहला कौन सा है, स्पर्श व्यंजन। व्यंजनों में सबसे पहला व्यंजन कौन सा होता है, स्पर्श व्यंजन होता है। कौन सा व्यंजन आ रहा है, स्पर्श व्यंजन। दूसरा व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन। पहला व्यंजन कौन सा है, स्पर्श व्यंजन, दूसरा कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा कौन सा है, ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, या व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। पहला कौन सा है, स्पर्श व्यंजन। दूसरा कौन सा है, अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा कौन सा है, ऊष्म व्यंजन। तीसरा कौन सा है, ऊष्म व्यंजन। और चतुर्थ प्रकार होता है संयुक्त व्यंजनों का। चौथा प्रकार, देखो प्रकार तो 3 ही हैं, लेकिन अगर पूछ ली जाए कि कुल कितने व्यंजन हैं, तो हमारा चौथा प्रकार का व्यंजन भी हमने लिया है। और चौथे प्रकार के व्यंजन का नाम क्या है, संयुक्त व्यंजन, जो माहेश्वरी सूत्रों में नहीं गिने जाते हैं। मतलब इस स्पर्श व्यंजन को और अंतस्थ व्यंजन को और ऊष्म व्यंजन को माहेश्वरी सूत्रों से लेने के कारण इनको ओरिजिनल, जिसे बोलते हैं वास्तविक व्यंजन कहा गया है। और इन व्यंजनों को मिलाकर के, इन्हीं व्यंजनों को, जो वास्तविक व्यंजन 3 वास्तविक व्यंजन हैं, इन 3 वास्तविक व्यंजनों को मिलाकर ही संयुक्त व्यंजन की रचना की गई है। लेकिन ये माहेश्वरी सूत्र में नहीं है। इसलिए हमें व्यंजन कितने बताने हैं, 33 बताने हैं। और 33 व्यंजन कहाँ से लिए गए हैं, माहेश्वरी सूत्र से लिए गए हैं। अब हम पढ़ते हैं नंबर पहला, स्पर्श व्यंजन। देखिए, आपके सामने भी आएगा ये। तो हम अब देख रहे थे आगे स्पर्श व्यंजन, हम पहला पढ़ रहे थे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को स्पर्श क्यों कहा गया है, पहले हम चीज पढ़ रहे थे। वो चीज है कि जब किसी व्यंजन का उच्चारण करने पर श्वास वायु जो शुरू कहाँ से होती है, फेफड़ों से शुरू होती है, वो फेफड़ों से शुरू होने वाली वायु मुख के किसी अंग को स्पर्श करके, मुख के किसी अंग को स्पर्श करके या करने के बाद मुख से बाहर निकलती है, तो वह स्पर्श व्यंजन कहलाती है। मतलब जब तक जो श्वास की वायु है, जो फेफड़ों से उठने वाली वायु है, और मुख के जितने भी अंग हैं उनको स्पर्श करती हुई, जिस अंग को स्पर्श करती हुई आती है, तो अंगों से स्पर्श करने के कारण ही हम इन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो वह स्पर्श व्यंजन कहलाता है। अब ये परिभाषा हो सकती है कि स्पर्श व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब फेफड़ों से उठी वायु मुख के विभिन्न अंगों को स्पर्श करती हुई मुख से बाहर आती है, जो ध्वनि आती है वो स्पर्श करते हुए आने के कारण ही वह व्यंजन स्पर्श करते हुए आता है। इसलिए स्पर्श करते हुए आने के कारण ही उन्हें क्या कहा गया है, स्पर्श व्यंजन कहा गया है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। कुल व्यंजनों की संख्या है 33।
और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? पंचविंशति है, 25। आगे ये व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चारित होते हैं। ये अंग हमारे मुख के अंदर हैं, दंत है, तालु है, जीवा है, ओष्ठ है। इन सभी अंगों में से किसी न किसी अंग को, सभी अंगों को नहीं, लेकिन किसी न किसी अंग को स्पर्श करते हुए आने के कारण वह क्या कहलाएगा? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की शर्त है, जैसे ओष्ठ से उच्चारित होने वाला स्पर्श व्यंजन है, तो जब तक ओष्ठ का प्रयोग नहीं किया जाएगा वह व्यंजन शुद्ध नहीं बोला जाएगा। जैसे दंत से उच्चारित व्यंजन होगा तो बिना दंत की सहायता लिए, बिना दांतों की सहायता लिए उसे बोलना असंभव होगा। जीवा मूल्य जो वर्ण है, बिना जीभ की सहायता से वह नहीं बोला सकता। मतलब बात यह है कि स्पर्श व्यंजन किसी न किसी मुख के अंग को स्पर्श करते हुए बाहर आते हैं, इसलिए उनका नाम क्या? स्पर्श व्यंजन है। और पाणिनि ने प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का निश्चित स्थान बताया है। उन्हें पता है कि कौन सा व्यंजन कहां से स्पर्श होते हुए आता है, इसीलिए उसका नाम भी उच्चारण स्थानों में दे रखा है। उच्चारण स्थान हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो अब देखिए वर्ग अब होते हैं, जब ये तो हो गया, अतः स्पर्श है। कादयो मावशाना स्पर्श है। देखो स्पर्श की छोटी सी परिभाषा बताई इसने, कादयो मावशाना स्पर्श, मतलब बात कादयो का मतलब कैसे, कै आदि से, कै आदयो है। कादयो का मतलब क्या हो गया? कै आदि है। तो कै आदियों से शुरू होकर मैं अवसाना, मैं का मतलब मैं, अवसान का मतलब समाप्त होने तक, तो कै से प्रारंभ होकर मैं के समाप्त होने तक जितने व्यंजन आते हैं वो स्पर्श व्यंजन होंगे। हिंदी में कैसे प्रारंभ होकर मैं तक जितने व्यंजन आएंगे वो स्पर्श व्यंजन होंगे। और इन स्पर्श व्यंजनों को वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजनों को किसके अंदर बांटा गया है? वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में बांटा गया है। इनमें 5-5 वर्णों के जो समूह बने हैं, इन समूहों का नाम वर्ग कहलाता है। प्रत्येक व्यंजन जो समूह के अंदर बांटा गया है, तो उन्हें प्रत्येक लिखा है इसमें व्यंजन 5-5 वर्णों में जो समूह बांटा गया है, इन समूहों को क्या कहते हैं? वर्ग। प्रत्येक जो 5 वर्ण है वो एक वर्ग के अंदर बांटे गए हैं। 5-5 वर्णों का एक वर्ग है। इन समूहों का नाम वर्ग है। ये वर्ग उच्चारण स्थान के आधार पर बने हैं। ये वर्ण किसके स्थान आधार पर बने हैं? ये वर्ण उच्चारण स्थान के आधार पर बने गए हैं। फिर आगे जैसे कै, पहला कौन सा है? पहला वर्ग कौन सा है? कै वर्ग। पहला वर्ग कै, तो कै, खे, गे, घे, उड़, ये 5 व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं। देखिए निश्चित हैं, अगर इन 5 वर्णों में कंठ का प्रयोग नहीं किया गया तो निश्चित सी बात है कि इन वर्णों को बोलना क्या होगा? असंभव, नहीं बोले जा सकती। मतलब कंठ वर्ण, कंठ जो मुख का भाग है वहां से उच्चारित होने वाले वर्ण कितने हैं? 5, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कै वर्ग में आ चुके वो कंठ से बोले जाते हैं। अतः इन सभी का एक वर्ग बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है कै वर्ग। मतलब कै, खे, गे, घेड़ जो 5 वर्ण हैं इन्हें हम कै वर्ग भी बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? कै वर्ग बोलते हैं। कै वर्ग कंठ से उच्चारित होने के कारण इन्हें कंठय वर्ण भी कहा गया है। कंठय वर्ण का मतलब कै वर्ग ही हो चुका है। नंबर दूसरा हमारे पास में आता है, वो दूसरा क्या है? चे, छे, जय, झेउनिये। ये 5 व्यंजन तालु से बोले जाने के कारण इन्हें तालव्य वर्ण भी कहते हैं। इन 5 को बोलने के लिए मुख का जिस भाग काम में आएगा वो होगा तालु। आगे ट, ठ, ड, ढ, ण, ये मूर्धा से उच्चारण होने के कारण मूर्धन्य वर्ण कहे जाते हैं। इस वर्ग का नाम होता है ट वर्ग। मूर्धा से बोले जाने के कारण इन्हें मूर्धन्य भी कहते हैं और इस वर्ग को हम ट वर्ग भी कहते हैं। आगे चलते हैं नंबर 4, चौथा वर्ग कौन सा है? त, थ, द, ध, न। दंत से उच्चारण होने के कारण इन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं और इस वर्ग को त वर्ग भी कहते हैं। दंत से उच्चारण होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? दंते भी कहते हैं और त वर्ग कहते हैं। नंबर 5 और अंतिम जो वर्ग है वो आएगा प, फ, ब, भ में। ये 5 व्यंजन ओष्ठ से बोले जाते हैं। कहां से बोलते हैं? ओष्ठ से बोले जाते हैं, अतः ओष्ठ कहलाते हैं। और इनका जो वर्ग होगा उस वर्ग का नाम क्या होगा? प वर्ग। तो हमारे पास में उन व्यंजनों को विभाजन करने के लिए हमारे पास में वर्गों की संख्या कितनी आई है? 5। पहला वर्ग कौन सा है? कै वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग और फिर प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं
और इन पांचों वर्गों में कितने वर्ण हैं? 5-5 वर्ण हैं। इन पांचों वर्गों में प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5। तो 5 वर्गों में वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। और इन 25 वर्णों को क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्लियर है? वर्गों की संख्या कितनी? 5। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण? 5। तो कुल मिला कितने हो गए? 25। ये 25 वर्ण क्या कहलाएंगे? स्पर्श। ये स्पर्श व्यंजन क्यों कहलाएंगे? क्योंकि ये फेफड़ों से उठने वाली वायु मुख के जिस भागों से, जिन अंगों के स्पर्श होकर निकलती है, तो स्पर्श होने के कारण इन वर्णों को क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्लियर है? आगे बताया गया है कि इस प्रकार कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग तथा तै वर्ग और पै वर्ग कुल 5 वर्ग होते हैं तथा प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5-5 वर्ण आते हैं। अतः 5 × 5 = 25 वर्ण, वर्णाक्षर अथवा वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। ये हमारा पहला था स्पर्श व्यंजन। व्यंजनों का पहला भेद कौन सा था? स्पर्श व्यंजन। अब हम समझ चुके हैं कि स्पर्श व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं। क्लियर है ये बात? एक चीज थोड़ा मैं हट जाता हूँ। आप स्क्रीनशॉट वाली समस्या मेरे पास में आई थी, आपके पास कई लोगों की, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिए आराम से ले लो, आपको दिक्कत ही नहीं है। और इनको बिल्कुल ध्यान से देखो करना। ये पूरी थ्योरी लिखाई है मैंने, क्योंकि थ्योरी वाली चीज है और क्लास जो 6ठी 7वीं सबके काम आती है। रीट का तो सबसे एम टॉपिक है ये। रीट के एग्जाम में या कंपटीशन के एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, क्योंकि ये चीज जो बताए जाते हैं कक्षा 6, 7, 8 के अंदर पढ़ने लायक चीज है। क्योंकि क्लास 9th, 10th और 11th, 12th में अगर संस्कृत को लेता है तो उनको ये चीजें नहीं बताते हैं, और रीट में ये चीज आती है। अब 6ठी क्लास के अंदर पढ़ी हुई चीज रीट तक हमारे दिमाग में नहीं रहती है, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज है ये। लेकिन क्लास 6ठी, 7वीं, 8वीं जो थ्योरी को नहीं ले सकते, जो हम बोलने के बाद नहीं ले सकते, नोट्स को देख के नहीं ले सकते, उनके लिए है कि ये थ्योरी पूरी लिखा दी गई बोर्ड पे। अगर संधि होती, हमने समझाई थी, समाज समझाया था, तो समझाने की चीज पूरी बोर्ड पे समझाएंगी। लेकिन ये कोई थ्योरेटिकल चीज रहेगी, इसलिए इसको लिखना ज्यादा आवश्यक हो गया। इसलिए पहले लिख करके तैयार, ताकि आपका टाइम बाद में खराब ज्यादा नहीं हो। तो ये चीजें हो चुकी है स्पर्श व्यंजन के बारे में। हमें स्पर्श व्यंजन का अब गहन अध्ययन हमने कर लिया है। हमने स्पर्श व्यंजन के बारे में समझ लिया है। स्पर्श व्यंजन क्या है, कैसे हैं, कहां से आए, क्यों आए, ये हमने पूरा लिख लिया है। अब स्पर्श व्यंजन के बाद अगला जो व्यंजन पढ़ेंगे वो अंतस्थ व्यंजन पढ़ेंगे। तो देखिए आगे अंतस्थ व्यंजन देखो आप। तो स्पर्श व्यंजन हमारा अभी स्पर्श व्यंजन चल रहा है, तो हमने स्पर्श व्यंजन के बाद में अगली चीज देखिए उदित। उदित को हमें पहचाना कि उदित क्या चीज है। देखिए उदित के अंदर 2 चीजें आई है, एक तो आया उत और एक आया इत। उत और इत। उत में क्या चीज होती है? देखो उत में तय होता है, तप्रकरण होता है। हम पढ़ेंगे आगे तप्रकरण क्या चीज है। हमने संधियों के अंदर पढ़ा था अत। अत में केवल ऐशेष बचता था। हमने पढ़ा आत। आत में केवल आशेष। तो उत में केवल क्या शेष रहेगा? उ। क्योंकि तय की तो क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। अब उत जो शब्द है उत में उ बच गया, और उत में 2 चीजें कौन कौन सी आई है? उ और इत। उ और इत। तो इत का मतलब होता है उस संख्या को लुप्त कर देना, उ का लोप हो जाना। हमने सूत्र पढ़ा मैथिली सूत्री, उसमें बताया पहला ए ऊण है, ए ई ऊण है। तो णु क्या होता है? ण के हलंत होता है। तो ण के हलंत होने के कारण जो लास्ट का जो वर्ण है ण, वो इत संज्ञा हो जाता है, मतलब वो किसी काम नहीं आता। तो उत में जो ऊ रह गया था, उस ऊ की क्या होती है? इत संज्ञा। ऊ वहां से गायब होता है। हमें समझना उदित का मतलब क्या होता है। अगर कोई पूछ ले कि उदित का मतलब क्या होता है, तो उदित में कितने वर्ण आते हैं, तो यह हमें बताना है कि उदित में आने वाले वर्ण कितने होते हैं? 2, उत और इत। उत और इत। उत में क्या शेष रहता है? उत में उ होता है, और बाद में क्या बचेगा? इत। उ में क्या रहेगा? उ। बाद में क्या बचेगा? ई। तो जो इत होता है, तो उस उदित में क्या होगा? उत और इत। तो उत का मतलब तो उ हो गया, और इत का मतलब होता है लुप्त हो जाना। तो ध्यान रखना, देखो एक मैं ध्यान से समझा रहा हूं इसको। कु, चू, टू, तू, पू। हमने कै वर्ग पढ़ा, हमने चै वर्ग पढ़ा, हमने टै वर्ग पढ़ा, हमने तै वर्ग पढ़ा, और हमने पै वर्ग पढ़ा। एते उदित है, ये सब क्या है? उदित। ये सब क्या है? उदित। अभी उदित क्यों है, कैसे हैं? इन्हीं 5 वर्गों का लघु नाम या दूसरा नाम कुचु टू तुपु भी है। मतलब इन हमने 5 वर्ग पढ़े थे, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। इन्हीं का लघु नाम हम कै वर्ग न कह के अगर कु कह दें, तो कु का मतलब जो कु में, अरे कु में स्वर कौन सा है?
कू में जो स्वर हैं वो ऊ है, कू में जो स्वर है वो कौन सा है, ऊ, और ऊ की वहां पर क्या हो गई थी, देखो आप, इत संज्ञा। इत संज्ञा का मतलब लुप्त हो जाना। तो जब कू में से ऊ लुप्त हो गया तो बचा क्या, कै, और वहां पर वर्ग कौन सा हो गया, कै वर्ग। कौन सा वर्ग हो गया, कै वर्ग हो गया। इसी प्रकार चू में आता है चै वर्ग, टू का टै वर्ग भी है आगे। इनमें ऊ की इत संज्ञा होती है, अतः ये उदित कहलाते हैं। अब कू चू टू तू पू, इनमें उदित में ऊ की इत संज्ञा होगी, इसलिए इन 5 वर्गों को उदित भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उदित। संस्कृत व्याकरण में जब भी कू कहा जाएगा तो उसका अर्थ होगा कै वर्ग। संस्कृत व्याकरण में जब भी कू कहा जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा, कै वर्ग। जब भी चू कहा जाएगा तो मतलब क्या होगा, चै वर्ग। कभी भी टू वर्ग का मतलब टै वर्ग, तू का मतलब तै वर्ग, और पू का मतलब पै वर्ग होता है। पहला कू, कू में कितने वर्ण आ गए, 5, कै खे गेड़ आ गया। चू में कितने वर्ण आ गए, 5, चे चे जे जे आ गया। टू में कितने वर्ण आ गए, 5, टे टे डे आ गया। तू में 5 वर्ण आ गए और पू में 5 वर्ण। तो ये वर्ग वही हो गए जो कै वर्ग, टै वर्ग, तब पै वर्ग थे। कै वर्ग, टै वर्ग, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, ये 5 वर्ग हो गए। इसके बाद में हम चल रहे हैं फिर अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को अंतस्थ क्यों कहते हैं, ध्यान रखना, यणो अंतः इष्टा है। क्या लिखा हुआ है, यणो अंतः इष्टा है। इसका मतलब यण प्रत्याहार के अंतर्गत यणो अंत है। जो क्या ये पढ़ो आप, तो ये क्या लिखा हुआ है, अंतः इष्टा है। अंतः इष्टा है और व्यंजन का नाम क्या है, अंतः इष्टा है। क्लियर। अरे तोड़ हमारे पास में हर चीज का है कि इन्हें अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं। अंत है, स्था है, अंदर स्थित है। अंत है, स्था है, अंदर स्थित है। कौन अंदर स्थित है, व्यंजन। और किनके अंदर स्थित हैं, ये व्यंजन किनके अंदर स्थित हैं, यण प्रत्याहार के अंदर। हमने माहेश्वरी सूत्र पढ़ा है, उसमें यण प्रत्याहार आता है, और यण प्रत्याहार में, यण प्रत्याहार के अंतर्गत स्थित व्यंजन क्या कहलाते हैं, अंतः स्थित व्यंजन। अंतः स्थित, अंतः स्थित मतलब अंदर स्थित है। तो कौन कौन से हैं, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले ये 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यवरल। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। कितनी है, 4। आगे ऊष्म व्यंजन। देखिए ऊष्म व्यंजन कहाँ आते हैं, शल उष्माण है। शल, ये चीजें देखो संस्कृत में ये चीजें हैं, सल। अब अगर आप और कहीं सब्जेक्ट में होता सल, आप नहीं पहचानते सल क्या चीज है, और उनके सब्जेक्ट में यण नहीं जानते, क्योंकि मैं यण प्रत्याहार संस्कृत में पढ़ा है। सल प्रत्याहार भी संस्कृत में होता है, स रे हल। तो यहां से यहां तक का जो वर्ण आ रहा है वो कौन सा है, शल। शल उष्माण है। तो सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वो क्या होंगे, ऊष्म व्यंजन होंगे। सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले श, श और हैं, ये 4 वर्ण हैं जो ऊष्म कहे जाते हैं, और इन्हें हम सल व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन का ही दूसरा नाम क्या होगा, ऊष्म व्यंजन का दूसरा नाम ही सल होगा। और क्योंकि ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाते हैं, आए हैं। आगे तो ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं मिश्रित। अब देखो लास्ट कौन सा आ गया, मिश्रित या संयुक्त व्यंजन। ये माहेश्वरी सूत्र में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो मिश्रित और संयुक्त व्यंजन हैं ये उन्हीं व्यंजनों को मिला करके, जो अपने स्पर्श व्यंजन थे उन्हीं स्पर्श व्यंजनों को मिला करके, उन्हीं ऊष्म व्यंजनों को मिला करके, उन्हीं अंतस्थ व्यंजनों को मिला करके तैयार किएगा व्यंजन कौन सा है, संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। कै हलंत और उष्म का शय ले लिया, दोनों मिलाइए हमने, हलंत हलंत का की, ए लगाने के बाद क्या बच गया, क्षक। क्या बच गया, क्षय बच गया। तय हलंत, र हलंत, ए लगाया हमने स्वर, तो क्या बचाएगा, त्रि। जय और ये और ए लगाया क्या बच गया, जय। क्षय, त्रय और जय, ये 3 संयुक्त व्यंजन हैं। ये संयुक्त व्यंजनों के बारे में हमने दे दिया है। व्यंजन स्टार्ट होते हैं, व्यंजनों को कितने भागों के अंदर बांटा गया है, व्यंजनों को 4 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है, स्पर्श व्यंजन। दूसरा कौन सा है,
अंतस्थ आ गया, तीसरा उष्म और संयुक्त, ये 4 व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजनों में क्या क्या है? कै वर्ग पूरा आ गया, ये चै वर्ग भी आ गया, टै वर्ग आ गया, तै वर्ग आ गया और पै वर्ग, ये 5 वर्ग इस शाखा से, मतलब स्पर्श व्यंजनों के कितने व्यंजन बांटे गए हैं? 5। उष्म के कोई नहीं बांटेगी, उष्म के कितने हैं? 4। अंतस्थ के कितने हैं? 4। संयुक्त के कितने हैं? ये सब उत्पन्न कहां से हुए हैं? व्यंजन से। ये सभी एक ही पेड़ के अनेक प्रकार हैं जो व्यंजनों में गिने जाते हैं, न कि स्वरों में। तो मित्रों, ये हमारा उष्म व्यंजन और मिश्रित व्यंजन हमने अभी समझा है। आगे देखिए, आगे देखो, अब इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो आप और आगे देखो। आगे के जो वर्ण पढ़ रहे थे आगे वाला, वो आगे अयोग भाग आ गया था हमारे। अयोग वह हमने स्पर्श पढ़ लिया, स्पर्श के बाद हमने व्यंजन पढ़े थे, व्यंजन के बाद हमने जितने उसके व्यंजन के भेद थे, स्पर्श था, अंतस्थ था, उष्म था, और उष्म के बाद में इन 3 व्यंजनों के बाद हमने संयुक्त पढ़ा है, और फिर एक आता अयोग वाह है। अब जो अयोग वाह की गिनती है ये माहेश्वरी सूत्रों में नहीं होती है, माहेश्वरी सूत्रों में नहीं होने के कारण इस अयोग वाह को अलग से लिया गया है, और चूंकि ये हमारी वर्णमाला में भी नहीं है, लेकिन वर्ण मात्रिका वर्णमाला में पढ़े हुए वर्णों के अतिरिक्त 4 वर्ण और भी हैं। हमने वर्णमाला में 33 व्यंजन पढ़े, उन व्यंजनों के और उन स्वरों के बाद में कुछ 4 वर्ण और आते हैं। वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? वो 4 वर्ण हमारे पास में अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, तीसरा जीवामूलीय और चौथा उपद्यमानीय है। वर्णमाला तथा माहेश्वरी सूत्र में न आने के कारण अयोग वाह कहे जाते हैं। इनको अयोग वाह क्यों कहते हैं? क्योंकि न तो ये वर्णमाला में आते हैं और न ये माहेश्वरी सूत्रों में आते हैं। इन दोनों में नहीं आने के कारण इन्हें अयोग वाह कहा जाता है। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से 4 वर्ण ये भी ध्यान रखना है। पहला कौन सा हो गया? अनुस्वार, फिर विसर्ग, फिर जीवामूलीय और फिर हो गया हमारे सामने उपद्यमानीय है। अनुस्वार तथा विसर्ग, अनुस्वार तथा विसर्ग क्या चीज है? अंग और अह, जो दिख रहा है इति अच है, देखो क्या लिखा हुआ है? इति अच है, मतलब अच के बाद में अच प्रत्याहार जहां समाप्त हो जाता है, उस अच प्रत्याहार के बाद में जो वर्ण आते हैं, जो स्वर आते हैं, वो कौन से हैं? इति अच है में लिखा अंग और है। परानुस्वार विसर्ग है, परानुस्वार विसर्गों का मतलब स्वरों के बाद में आने वाली चीजें। अंग और अह ये अच के बाद आने पर क्रमशः विसर्ग अनुस्वार कहे जाते हैं। क्रमशः क्या कहेंगे? इनको अनुस्वार और विसर्ग लिख सकते हैं। इनको पहले जिस प्रकार से लिखा गया उसी प्रकार लिख सकते हैं। इसको हम पहले लिखते हैं अनुस्वार और बाद में कर देंगे विसर्ग। पहले कौन सा आ गया? ये अनुस्वार है तो इसे हम लिख देंगे अनुस्वार। पहले क्या लिख देंगे हम? पहले लिख देंगे अनुस्वार और फिर अगला कौन सा आ गया? विसर्ग। अगला कौन सा आ गया? विसर्ग कहे जाते हैं। बालकम, रामम, श्यामम, यहाँ पर देखो बालकम के अंत में लास्ट में क्या रहा है? ऊपर महलंत, राम के महलंत, श्याम के महलंत। यहाँ जो चिन्ह दिया हुआ है, ये चिन्ह, इस चिन्ह को हलंत बोलते हैं, इस चिन्ह को अनुस्वार बोलते हैं। इस चिन्ह क्या बोलते हैं? इस चिन्ह को अनुस्वार बोलते हैं। हलंत नीचे लग जाता है, यही अनुस्वार आकर के नीचे हलंत के अंदर बदल जाता है। हल व्यंजन संधि में अनुस्वार संधि में बदलता है, ये अनुस्वार हो गया। तो जो चिन्ह दिया गया है वही अनुस्वार है। इसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? नासिका। अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति? नासिका। नासिका अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। हमने देखा फिर राम है, श्याम है, ग्राम है आदि में लास्ट में लिखा हुआ है राम है, श्याम है, ग्राम है। ए के बाद में जो जिन दो बिंदियां दिख रही है इन्हें विसर्ग बोलते हैं। आदि में अंतिम जो 2 बिंदु दिए गए हैं, उन्हीं ये जो 2 बिंदु दिए, उन्हीं 2 बिंदुओं को विसर्ग कहा जाता है। उन्हीं 2 बिंदुओं क्या बोलते हैं? विसर्ग। देखिए हलंत या अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार और विसर्ग हमेशा स्वर के बाद में लगते हैं, ये निश्चित है। कभी भी व्यंजन के बाद में अनुस्वार नहीं लगेगा या व्यंजन के बाद विसर्ग नहीं लगेगा। अगर विसर्ग को या अनुस्वार को आना है तो कब आएंगे? जब स्वर होगा, स्वर होगा तो आएंगे, बिना स्वर को कभी नहीं आ सकते। इसीलिए लिखा ना इति अच है, अच के बाद में आता है हमेशा ये। इसका उच्चारण स्थान, अब अगला में क्या हो गया? हो गया है तो इसका इसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? अकु विसर्जनीय नाम कंठ है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। जीवामूलीय, जीवामूलीय में ये जो चिन्ह लगाए गए हैं, इन चिन्हों को बोलते हैं हम अर्ध विसर्ग। इन चिन्हों क्या बोलते हैं? अब ये सुनो, ये आज अलग से क्या लिख दिए, इन्हें अर्ध विसर्ग बोलते हैं।
कैक है इति ककाभ्याम प्राग अर्ध विसर्गो सदृश हैं, जो पहले अर्ध विसर्ग के समान लगे हुए हैं वो जीवामूलीय वर्ण कहलाते हैं। कै और ख के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे जीवामूलीय वर्ण कहते हैं। जीवामूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है? जीवामूलम। जीवामूलीय वर्णों का स्थान कौन सा होगा? जीवामूलम होगा। आगे उपद्यमानीय नाम, जो अर्ध विसर्ग लगा हुआ है, अर्ध विसर्ग कहाँ लगा हुआ है? पै फ के। जब ये कै ख के लगता है तो जीवामूलीय होता है, और जब ये पै फ के लगता है तो उपद्यमानीय होता है। ये जब ध्यान रखना है। पैफ है इति प्रभाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृशो उपद्यमानीय नाम, और पै और फै के बीच पहले जो अर्ध विसर्ग लगा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे उपद्यमानीय नाम वर्ण कहते हैं। और इसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? उपद्यमानीय नाम ओष्ठो। उपद्यमानीय नाम, उपद्यमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ओष्ठ होता है। और उपद्य वर्ण कौन कौन से आगे? अर्ध विसर्ग पै और अर्ध विसर्ग फै, ये उपद्यमानीय में आते हैं। तो इस प्रकार देखो, ये इतनी हमने समझी है। ये हमारे पूरी वर्ण विचार लगभग पूरा हो चुका है। वर्ण विचार एक छोटी सी सारणी है, तो जब हम आपको पढ़ाएंगे उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे तो उसमें सारणी बना के बता देंगे कौन कौन से, हमें वर्णों को कितने भागों के अंदर बांटा गया है, वर्णों की परिभाषा पढ़ ली, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। व्यंजन के बाद में देखो ये और चीज और आ गई जिन्हें हम बोलते हैं अनुस्वार, विसर्ग, उपद्यमानीय नाम, जीवामूलीय। ये उसी वर्णमाला में से के अलावा है ये चीज तो, लेकिन बाकी ये सभी हमारे पाठ्य पुस्तकों में बार बार आने वाली चीजें हैं और आती भी हैं, कंपटीशन में आती है। कक्षा 6, 7, 8 के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि 10th क्लास में लगभग आते हैं बोर्ड में, तो इन चीज़ों का इतना ध्यान देते नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें कक्षा 6, 7, 8 में आ चुकी है। अगर 6, 7, 8 में अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो उसके लिए फिर इसीलिए ये कारण है कि उसके समझ में कुछ नहीं आता है, उसके समझ में कुछ भी नहीं आता। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब इतनी चीज़ें बता रहा, इसको मैं साफ, हाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ, और बता रहा हूँ कि एक चीज़ और रह गई कि हम कक्षा 6 के अंदर पढ़ चुके हैं, और आजकल हमने देखा है कि पाठ्य पुस्तकें जो आ रही है, ये पाठ्य पुस्तकें बिना किसी तथ्य के छपी जा रही है, और किस प्रकार से इन पाठ्य पुस्तकों को मंजूरी देने वाले दे रहे हैं। भाई ये तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है या NCERT है, वो किस बेस पे तैयार कर रहे हैं उनका वो जाने। बाकी जो इनके तैयार करने का जो तरीका है ये पूर्ण रूप से 100% असत्य, गलत है, निराधार है। कारण कि एक बच्चा कक्षा 6 में आता है, उसे पता ही नहीं होता कि विसर्ग क्या है, हलंत क्या है, या राम है रामो रामः क्या होता है, लता लते लतः क्या होता है, और उस बच्चे को आते ही संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दे दी जाती है कि उसको पढ़ो अनुवाद। जब उसने आज तक कक्षा 5 तक संस्कृत पढ़ी नहीं है तो क्लास 6 में आते ही वो पहला पाठ कैसे पढ़ लेगा। जब हमने पहले पढ़ा, हमारे जमाने के हमने पढ़ी, तो पहले पाठ में ये आते थे हमारे सामने सहतोते, सातेता, तत्तेतानी आते थे, वो सही था। जब तक उनको व्याकरण का नॉलेज ही नहीं होगा, हम उसको संज्ञा शब्द ही नहीं आएंगे, उसको विभक्ति प्रयोग ही नहीं आएंगे, उसे लट लकार नहीं आएंगे, पांचों लकार नहीं आएंगे, तो इतनी चीजें नहीं आएंगी तो किताब पढ़ेगा कहाँ से। जब उसको क ख ग नहीं आ रहा है तो किताब कैसे पढ़ सकता है। बिल्कुल ये शुद्ध चीजें। और स्कूल के अंदर भी आते ही कोर्स खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि पूरे पाठ खत्म हो जाना, पूरे पाठ खत्म हो जाना, कोर्स खत्म होना नहीं होता है। जो कोर्स शुरू कहाँ से होता है, व्याकरण से स्टार्ट होता है। पहले व्याकरण पढ़ी जाती है, व्याकरण के बाद में किताब का नंबर आता है, पुस्तक का नंबर आता है। आते पहला चैप्टर हो गया, 6 चैप्टर, 8 चैप्टर, 9 चैप्टर हो गए, कोर्स खत्म हो गया, व्याकरण को छेड़ी नहीं। कोर्स खत्म नहीं, आपने कोर्स शुरू नहीं किया। कोर्स शुरू कब होगा, जब हम पहले व्याकरण लेंगे, राम शब्द पढ़ेंगे, अकारांत, आकारांत, इकारांत है, ये पढ़ेंगे। अब हाँ समझ में आ गया, मुझे याद आ गया, मुझे अकारांत आकारांत समझाने कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थी। अकारांत अभी भी कई स्कूलों के हम जब हमारे यहाँ बच्चे आते हैं पूछते भाई अकारांत क्या होता है, तो वो कहता नहीं बताया, हमें पढ़ाया नहीं। और कहीं पढ़ाया भी गया होगा तो उसको समझाया नहीं हो गया। पढ़ाते सभी हैं लेकिन समझाना तो दूसरी बात है। देखिए एक चीज है आनुपूर्वी। आनुपूर्वी का मतलब क्या होता है, आनुपूर्वी का मतलब होता है शब्दों को क्रम से लिखना। आनुपूर्वी का मतलब क्या होता है, शब्दों को क्रम से लिखना। जैसे मैं लिख रहा हूं बालक शब्द, ये लिख दिया मैंने, बालक शब्द लिख दिया। अब बालक का अगर मैं वर्ण विन्यास करता हूं तो पहले क्या आता है, बै के बाद में क्या आता है, आ के बाद में कौन आता है, ले के बाद में कौन आता है, ए के बाद में कौन आता है, कै, और कै के बाद में कौन आता है, ए। ठीक है, अगला लिख रहा हूं, मान लीजिए मैं रमा लिख रहा हूं नीचे। रमा में पहले कौन आ गया, रे के बाद कौन आ गया, ए के बाद में कौन आ गया, मैं, और मैं के बाद कौन आ गया, आ। क्लियर है। अब लिख रहा हूं, मान लीजिए मैं लिख रहा हूं कवि।
तो कवि के अंदर पहले कौन आ गया? कै के बाद कौन आ गया? ए के बाद कौन आ गया? वह, और वह के बाद कौन आ गया? ई। अब इतने देखो शब्दों को मैं सामने देख रहा हूं, मैं तीन, इनके माध्यम से समझ जाओगे। चलो मैं एक और लिख देता हूं, भानु। भानु में पहले कौन आ गया? भय के बाद कौन आ गया? आ के बाद कौन आ गया? न, और न के बाद कौन आ गया? उ। इनके अंतिम अक्षरों को देखिए आप, हमें किसी शब्द को जानने के लिए अंतिम अक्षर, तो इसके अंत, बालक के अंत में क्या है? ए, इसलिए हम बालक को क्या बोलेंगे? अकारांत। बालक को क्या बोलेंगे? अकारांत। रमा के अंत में क्या आता है? रमा के अंत में आता है आ की मात्रा आती है, इसलिए रमा को क्या बोले? लास्ट में आ की मात्रा आने के कारण ये क्या हो जाएगा? आकारांत। ये कारांत लगाना भी, ए कारांत, आ कारांत, ई कारांत, तो ये क्या हो जाएगा? ई कारांत। ये क्या हो जाएगा? ऊ कारांत। तो ये इतने आने के कारण ऊ छोटा गया तो ऊ छोटा लगा, तो भाई ऊ कारांत। ये क्या हो जाएगा? ऊ कारांत। इसी प्रकार अगर लास्ट में पित्र शब्द है तो री की मात्रा आ जाती है, पित्र में री की मात्रा आ गई तो ये क्या हो जाएगा? रिकारांत हो जाएगा। ये है धारणा में। अब कोई पूछ भी ले कि अकारांत किसे कहते हैं, ये अकारांत शब्द कौन से होते हैं, तो वे शब्द जिनके अंतिम या जिनके अंत में ए की ध्वनि आती है वो अकारांत होता है। वे शब्द जिनके अंत में आ की ध्वनि आती है वो आकारांत होता है। वे शब्द जिनके अंत में री की ध्वनि आती है वो रिकारांत होता है। और जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग होता है। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग होता है। और जिन शब्दों से न पुरुष जाति का बोध होता है न स्त्री जाति का बोध होता है सच है नपुंसकलिंग है, वह नपुंसकलिंग होता है। अब ये समस्या नहीं होनी चाहिए कि अकारांत क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है। स्त्री जाति का बोध लगेगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, पुरुष जाति का लगेगा तो पुरुष पुल्लिंग हो जाएगा, और दोनों का जब नहीं लगेगा तो तीसरा होता है नपुंसकलिंग, उसका बोध होगा। तो इस प्रकार से ये चीजें होगी हमारी कंप्लीट, और ये वर्ण विचार हमारा लगभग समाप्त होता है। हम उच्चारण स्थान की तरफ चलेंगे अगले टॉपिक में। उसके पहले 4 लाइन ऑथर में बोल देता हूँ। चलो, यह मुल्क ना किसी मजहब, ये मुल्क ना किसी मजहब ना खुदाओं पे टिका है। ये मुल्क न किसी मजहब, न ये हिंदुओं का है न ये मुसलमानों का है। ये मजहब किस पे टिका हुआ है? हिंदू मुस्लिम की लड़ाई छोड़नी चाहिए, जात पात से बाहर आना चाहिए। ये जो जात पात ये बांट रहे हैं, ये बांटने वाले भी संप्रदाय को बढ़ा देने वाले हैं। ये किसी की कोई दौलत नहीं है, ये मुल्क हम सबका है, न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई, ये हमारा है। ये मुल्क किसका है? ये मुल्क किसी एक दूसरे का नहीं है, ये मुल्क हम सब का है। उसी के लिए लाइन है कि ये मुल्क ना किसी मजहब का ना खुदाओं पे टिका है, ना तो ये सियासत की खताओं पे टिका है, ना नेताओं का है, क्योंकि नेता चुनता कौन है? नेता चुनती जनता है। तो यह मुल्क ना किसी मजहब ना खुदाओं पे टिका है, ना तो ये सियासत की खताओं पे टिका है, और संसद के लुटेरों में नहीं है दम। संसद की लुटेरों में नहीं है दम जो हिला दे, नहीं है दम जो हिला दे। ये मुल्क शहीदों की चिताओं पर टिका है, यह मुल्क शहीदों की चिताओं पर टिका है। 18 बार जो आक्रमण हुए हैं, अनेक बार जो आक्रमण हुए हैं, और जब जब आक्रमण हुए हैं किसी नेता ने इस मुल्क को बचाने में सहयोग नहीं किया, किसी हिंदू ने सहयोग नहीं किया, किसी मुसलमान ने सहयोग नहीं किया, बल्कि शहीदों ने सहयोग किया है। और शहीद की कोई जात नहीं होती, शहीद की कोई जात नहीं होती, शहीद शहीद होता है, शहीद शहीद होता है। इसलिए मुल्क किस पे टिका हुआ है? शहीदों की चिताओं पे टिका है। इसलिए लड़ झगड़ करके आपस में जो हम सांप्रदायिक लड़ाई लड़ रहे हैं, जो झगड़े हैं, अरे शर्म आनी चाहिए। जो शहीद खत्म हो गया वो शहीद न मुसलमान था, न वो हिंदू था, न वो सिख था, वो एक भारतीय था, वो एक भारतीय था। नमस्ते संस्कृताय मित्रों, नमस्ते संस्कृताय। अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, नमस्ते संस्कृताय।